हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, प्रयोगशाला परिचारक, आप कार्य आरक्षक, जितने भी आपके सीजी व्यापम में परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये जो हमारी सीरीज़ यहाँ पर हो रही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी 6वीं क्लास है और इससे पहले हमने हिंदी की और भी क्लासेस ले ली हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और ये संज्ञा का पार्ट 2 है। इसके पहले संज्ञा की एक क्लास और हो चुकी है। और ये जो क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये क्लासेस आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की भी क्लासेस मिल जाएंगी। एसएसटी, सीडीपी, इन सभी की भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है संज्ञा। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। मतलब कि दूध जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। दूध शब्द है वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये आपका हो जाएगा एक प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस भी संज्ञा के शब्द से उस सामग्री और पदार्थ का बोध होता है तो उसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि उसमें आ जाएगा आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी जो पदार्थ हैं वो आपके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आपको कहा गया है कि जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपके आ जाते हैं देश या फिर नदी, इसके अलावा लड़का, पत्थर, ये जो है ये आपके सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और वहीं अगर आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसमें किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि इसमें आ जाएगा राम, गंगा, हिमालय, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक संज्ञा आपका हो जाता है किसी भी भाव, गुण, दशा का जो ज्ञान कराता हो उसे आपका भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा दया, कृपा, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आपका बचा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, घी, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। यहाँ पर आपको नेपोलियन शब्द का अर्थ बताना है, मतलब कि वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। जब कोई भी शब्द अपने ही नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे नाम रूप का ग्रहण करे तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मतलब कि किसी वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का जिसमें बोध होता है तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और ये आपके एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेपोलियन शब्द है वो एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, इसीलिए जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला या फिर वकील। साथ ही साथ आप इन सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का जो बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा वकील। वकील जो है किसी जाति का बोध करा रहा है। इसमें इसके अलावा आपका नदी, मनुष्य, डॉक्टर, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इसमें चंद्रगुप्त का आपको संज्ञा बताना है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक या फिर जातिवाचक। तो चंद्रगुप्त आपका एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के व्यक्तियों का नाम इसमें छुपा हुआ मिल रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मिठास, कर्मचारी या फिर गंगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है पर्वत, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका नदी, पर्वत, लड़की, लड़का, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। वहीं आपका मिठास आपका एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्वत। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह आपको बताना है। कौवा, होली, हिमालय या फिर पूर्व। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आता है किसी एक विशेष व्यक्ति का जो बोध हो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह आपको बताना है। तो जो कौवा है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जिसमें से आपका आ जाएगा गाय, पेड़, नदी, ये सभी जो है आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और जो गंगा, राम, ये जो सभी हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि होली, हिमालय, पूर्व, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए कौवा हो जाएगा, क्योंकि ये एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट है गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो जो गाय है वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसमें संपूर्ण जो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, तो ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि गाय में विभिन्न प्रकार की गाय की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। इसमें आपको पशु कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो पशु है ये आपका एक जाति को दर्शा रहा है, क्योंकि पशु के अंदर विभिन्न प्रकार की जितने भी आपके पशुओं की जातियां पाई जाती है वो इसमें आ जाती हैं, इसीलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो जो राज्यपाल है ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप ये भी याद रखें कि जिसमें भी व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय का नाम हो या फिर पदों का या फिर कार्यों का नाम हो, वो सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा किसी भी वस्तुओं और व्यक्तियों का जिसमें बोध हो वो आपके जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष, जातिवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा। तो जो गरीबों की सहायता करो, इसमें जो गरीब है वो शब्द आपका हो जाएगा एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गरीब है वो पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, तो इसीलिए ये आपके एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा इसमें छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी, ये सभी आपके एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। इसमें से आपको समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, जो कि नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें से जो आपका सभा है वो भी आपका समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भी एक समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन जो दौड़ है वही इसमें नहीं होगा, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। जो दौड़ है वो एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो इसे आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? जो कक्षा शब्द है वो किस प्रकार का संज्ञा है यह आपको बताना है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा जो कक्षा है वो आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक समूह को दर्शाया जा रहा है, तो इसीलिए जो कक्षा है वो एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। और वहीं अगर आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाएगा, जैसे कि राम। जातिवाचक संज्ञा में आपका नदी आ जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा एक प्रकार से किसी की सुंदरता, तो ये आपका एक भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संज्ञा से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया अर्थक संज्ञा है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी ठहरने व्यवस्था या फिर कीजिए। तो इसमें से जो दिए गए वाक्य में क्रिया अर्थक संज्ञा कौन सी है ये आपको बताना है। मंत्री जी के ठहरने की जो व्यवस्था है, ठहरने की, वो एक क्रिया अर्थक संज्ञा को दर्शाता है। मतलब कि जो संज्ञा किसी कार्य या फिर क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रिया अर्थक संज्ञा कहा जाता है। जो ठहरना है वो एक क्रिया को दर्शा रही है, इसीलिए ये एक क्रिया अर्थक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसमें आपके कार्य या फिर क्रिया का अर्थ जो देगा वो आपके क्रिया अर्थक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग या फिर बहुवचन स्त्रीलिंग। तो जो क्रिया अर्थक संज्ञा है वो सदैव जो होती है एक वचन पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। मतलब कि जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रिया अर्थक संज्ञा हम कहते हैं, जो कि सदैव एक वचन पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि इसमें टहलना, टहलना जो है वो एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ जो टहलना है वो क्रिया अर्थक संज्ञा हो जाएगी, ये एक क्रिया को दर्शा रही, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। वो सदा एक वचन पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा। समिति जो है वो एक समूह को दर्शा रही है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समूह आ जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन या फिर घर के आंगन में लगे पेड़। इसमें से संज्ञा पदबंध क्या है ये आपको पूछा गया है। तो घर के आंगन में लगे हुए पेड़ जो है वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला जो पद होता है वही समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ये एक समूह को दर्शा रहा है, मतलब कि घर के आंगन में लगे पेड़। तो जो भी संज्ञा हमारा पद समूह को दर्शाता है वो आपका संज्ञा पदबंध कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पद है। इसमें से जो रेखांकित जो पद है वो आपका हो जाएगा एक प्रकार से संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी जो विशेषण क्रिया विशेषण है ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? इसमें से आपका रेखांकित पद जो है देश भर के दलित है, अब रोजगार नहीं रहेंगे। तो क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया किसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। तो जो देश भर के दलित हैं वो आपके हो जाएंगे एक प्रकार से संज्ञा पदबंध, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। इसमें से आपका हो जाएगा पड़ोस में रहने वाला जो शक्ति आपका रेखांकित वाक्य है। इसमें से आपको पूछा गया है कि ये कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो ये आपका हो जाएगा एक प्रकार से संज्ञा। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। तो इसमें पड़ोस में रहने वाला जो शक्ति है एक मेधावी छात्र है, इसमें एक से अधिक पद जो है संज्ञा का काम कर रहा है, इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों जो हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, पुरस्कार मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर या फिर बच्चों को।
इसमें से संज्ञा पदबंध आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जलेबी में मिठास अधिक है। तो जो मिठास शब्द है इसका जो सही विशेषण क्या है ये आपको बताना है। मिठाई, मीठापन, मीठा या फिर चीनी। तो जो मिठास का विशेषण शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीठा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक या फिर भाववाचक से जातिवाचक। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के अंतर्गत परिवर्तित हो रही। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही हो जाएगा। ये एक व्यक्तिवाचक से जातिवाचक को दर्शा रहा है। जो गांधी जी हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और जो राष्ट्रपिता है वो एक जातिवाचक संज्ञा को दर्शाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है। चोट, नेत्र, निशाना या फिर जवाब। तो जो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा जो शब्द है वो हो जाएगा आपका निशाना। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। बाकी जो चोट, नेत्र और जवाब है वो इसमें गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये फ्री क्लासेस मिल सके। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लासेस मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।